T20 क्रिकेट सारा ये है एंटरटेनमेंट। लोग इधर सीमर की बॉलिंग देखने नहीं आते, उसके लिए टेस्ट मैच है। आप देखें ना, कप्तान डरा हुआ है, कप्तान सोच रहा है कि मेरे टॉप पे मुझे आना चाहिए, मेरा भी कहीं एक नंबर कैंड कर रहा हूँ। तो कहता है कि भाई मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं तो कैप्टन हूँ, आप जाओ, हमें आपकी परफॉर्मेंस कोई नहीं आ रही। और अगर कोई इस्लामाबाद को हरा सकता था या हरा सकता है, अभी मैं समझता हूँ नंबर 1 लाहौर का कोयटा है। ये दो टीम ऐसी हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा सकती हैं। आल्दो कि वो एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बेहतरीन जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दो साइड दे हैव एबिलिटी कि वो उनको कभी भी चाहे तो नॉकआउट कर सकते हैं। Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to the very, very fresh episode of the Match Mic. Jannab, it is the HBL PSL Season 10. उसकी इतनी discussions हैं, controversies भी हैं. There are a lot more to discuss, but to begin with, of course, it was the 19th number of HBL PSL Season 10 match between Lahore Qalandars and Islamabad United. जनाब, अगर हम बात करें डिफेंडिंग चैंपियंस की, हम जानते हैं कि टेबल टॉपर वो रह चुके हैं अंटिल डेट, लेकिन आज वही टेबल टॉपर आज आते हैं और वो ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, कुछ समझ ही नहीं आता उनको। लाहौर का जनाब अपना होम ग्राउंड था, क्या शोर था, क्या एक माहौल था, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन लाहौर के अंदर आता है जनाब उसी पिच पे जहां पे कल हमने देखा मुल्तान सुल्तान दे वर क्लूलेस से करना क्या है। कोटा ग्लेडिएटर्स आता है और उनको बिल्कुल स्मैश कर देता है, 89 पे ऑल आउट हो जाते हैं। हमें लगता है वाकई है जैसा ट्रिकी पिच, लेकिन उसी पिच पे आज लाहौर के अंदर आते हैं जनाब, 209 रन ऑन बोर्ड करते हैं, 20 ओवर खेलते हैं, 6 विकेटों के नुकसान पे इस्लामाबाद यूनाइटेड जवाब देता है 121 रन 16.5 में ऑल आउट। So yes, इस पे बात होनी है। With me here in the show, I've been joined by my very dear colleague Ahmed Said, who happens to be the cricket data analyst. Assalamu alaikum, how are you? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ। अहमद, आप अच्छे हैं और आपको पता है कि एक तो आप लाहौर से हैं, दूसरा ये कि जो लाहौर वाले हैं उन्होंने आज आके दिखाया कि हम बड़े अच्छे जो है ना, अब बड़े लॉयल किस्म के फैंस हैं। दुनिया का क्राउड एक तरफ, हमारा क्राउड एक तरफ, वो जो जोश वलवला था, यानी होम कंडीशंस, होम ग्राउंड एंड द वे लाहौर कलंदर स्मैश्ड Islamabad United. What do you think, where did Islamabad went wrong today? Because Islamabad तो टेबल टॉपर है ना, अभी तक they are still the टेबल टॉपर, लेकिन वो जो वेकअप कॉल उनको आज मिली है कि भाई जिगर आपके साथ भी ये हो सकता है। तो आप जरा बात करें इसके ऊपर कि आज what really went wrong for Islamabad United. अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने तज़किरा जब लाहौर राउंड कर दिया है, तो डेफिनेटली आज मतलब जब से पीएसएल लाहौर में आई है उस वक्त से लग रहा है कि पीएसएल का रंग ही बदल गया है। और जो बाकी शहरों में हमारे ये शिकायत थी, ग्राउंड नहीं आता, खासतौर पर कराची में लोग जो है वो मैच देखने नहीं आते, तो उसका सारा अजाला जो है वो लाहौर ग्राउंड ने किया है। और खासतौर पर जब लाहौर कलंदर्स की टीम यहाँ खेल रही होती है तो हमें ये लगता है कि फैन एंगेजमेंट का एक लेवल ही जो है ना वो अलग है, बाकी टीमों के निस्बत में देखने मिलता है। तो बहुत ही शानदार शो पुट अप किया है आज लाहौर के अंदर ने। लाहौर ने हक अदा कर दिया है कि मुल्क की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से, उसके बावजूद भी लाहौर के शायकीन जो है वो ग्राउंड में आए हैं, उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया है। और यूं कह लें कि जैम पैक था पूरा स्टेडियम, आज 32-33 हजार लोग तकरीबन जो है वो ग्राउंड में मौजूद थे। तो उन लोगों के सामने जिस तरह का शो पुट अप किया है, मेरा ख्याल है वो डिजर्व भी करते थे। और लाहौर कलंदर्स की टीम को भी दाद देना होगी कि जिस तरह उन्होंने पहले मैच में शिकस्त खाई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से, यानी इस्लामाबाद ने कंफर्टेबली उनको 8 विकेटों से हराया था, 140 रन उन्होंने चेस कर लिए थे बआसानी। आज तकरीबन उसी कन्विंसिंग अंदाज में लाहौर ने उनको जो है वो जवाब दिया है और लाहौर ने 121 रन पर उनको आउट कर दिया, इस तरह से आपने भी बताया। तो व्हाट वेंट रॉन्ग का जवाब तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जिस पिच पर मैच खेला गया है, इस पिच की सॉइल जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लाई गई। ये पर्थ की पिच है। पर्थ की पिच के बारे में आमतौर पर आप काफी देर से आप भी कवर कर रही हैं, आप भी जानती हैं कि पर्थ की पिच जो है ना उसके ऊपर पेस एंड बाउंस ज्यादा होता है। और जिन पिचेस के ऊपर पेस एंड बाउंस होता है वहां पर पेस को यूज करने का तरीका यह है कि बैट्समैन को वेट करना है बॉल को अपने तक आने का। मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स ने जो खराबी की है उन्होंने अपनी शॉट सिलेक्शन में, वो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने बॉल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, शॉट्स क्रिएट करने की कोशिश की है। जिस तरह उस्मान खान आउट हुए, यासिर खान आउट हुए, इफ्तिखार अहमद कल आउट हुए, तो उन्होंने बॉल का वेट नहीं किया। शाहुल शकील ने उसके जवाब में जब कल इनिंग्स खेली है उसी पिच के ऊपर जहां वो 89 पे ऑल आउट हो गए थे, कोयटा ने 7वें ओवर में स्कोर पूरा कर लिया।
तो आप साउथ की भी अगर बैटिंग देखें तो साउथ ने बैक फुट पे रह के बॉल का वेट किया है और फिर उसने उस पेस को यूज किया। यही तकरीबन अंदाज आज लाहौर ने भी अपनाया है। यानी फखर जमान जो है वो आमतौर पर वो अटैक करते हैं, बॉल के ऊपर जाते हैं, आज वो भी हमें पेस को यूज करते हुए नजर आए। तो जिस पेस एंड बाउंस वाली पिच के ऊपर बॉलर को हेल्प मिल रही होती है, वहां बैटर को भी हेल्प मिलती है अगर वो प्रॉपर क्रिकेट खेले, स्लॉगिंग करने की बजाय और ये जो हार्ड हिटिंग है उसकी बजाय अगर वो वेट करें बॉल के आने का और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलें, ड्राइव करें बॉल को पेस के साथ, क्योंकि यहाँ बॉल पड़ के थोड़ा स्किड करता है तेजी से बैट्समैन की तरफ। तो अगर आपकी टाइमिंग अच्छी हो तो बॉल जितनी तेजी से आपकी तरफ आया है उतनी तेजी से बॉल वापस भी जाता है। तो इसलिए जो है वो फास्ट बॉलर को अगर रन लगना शुरू हो तो उसको आप कोई भी देखती रहती है अक्सर, फास्ट बॉलर को रन लगना शुरू हो तो फिर उसको भी समझ नहीं आती बेचारे को कि मेरे साथ हो क्या रहा है, फिर उसको इतना रन पड़ता है। तो उसकी वजह यह है कि पेस के पे जितनी तेज बॉल आता है ना बैट्समैन की जाने, अगर उतना ही अच्छा उसको टाइम कर देना तो वो उतनी तेजी से वापस भी जाता है। तो यही आज जो है वो इस्तेमाल किया लाहौर कलंदर्स ने फार्मूला, बावजूद इसके कि वो टॉस आज हार गए थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत लिया था और इस्लामाबाद ने जो है वो पहले फील्डिंग भी इसलिए की कि वो देखना चाहते थे कि पिच किस तरह से बिहेव करती है। तो बहुत ही शानदार बैटिंग की है लाहौर ने और आज काफी मतलब इस PSL सीजन मेरा ख्याल पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको 50 की ओपनिंग पार्टनरशिप भी मिली है मोहम्मद नईम और फखर जमान के साथ, वरना मोहम्मद नईम आते थे और आउट हो जाते थे। तो उसको भी उन्होंने कैपिटलाइज किया और आखिरी 7 ओवर में जो है उन्होंने 100 रन बना के टोटल 209 रन तक पहुंचा। अच्छा ये मैं देख रही थी, देखें हम बात करें जवान की, नईम की बात करें, शफीक की बात करें, उसके बाद जो गेम बदली है, मिचेल ने 155 की स्ट्राइक रेट से, सैम बिलिंग्स आते हैं 223 की स्ट्राइक रेट से, सिकंदर रजा आते हैं 229। तो ये जो इनकी गेम बदली है डेफिनेटली एक्सीलरेट हुई है इनकी इनिंग्स। ये हैं तो तीनों के तीनों ओवरसीज प्लेयर्स ही, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे इनकी गेम बदली है और यही वो मोमेंट है जब हम बात करते हैं कि पावर प्ले के बाद जो मिडिल ओवर है ODI में और T20 में, दैट वेरी डिसाइड्स कि अच्छा मोमेंटम कहाँ जा रहा है। सो दोनों साइड से मुझे लगता है यहाँ पे मिडिल ओवर्स में जो है वो इनिंग्स एक्सीलरेट हुई और whereas if we talk about इस्लामाबाद यूनाइटेड तो उनकी जनाब विकेटों पे विकेटें गिरती रही, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। देखिए यही हुआ ना कल मुल्तान साहब, मुल्तान ने पावर प्ले में विकेट लूज की, मतलब 4 आउट हो गए थे पावर प्ले के अंदर ही। और उसके बाद जब इफ्तिखार अहमद खेलने आए हैं तो बजाय इसके कि वो रिजवान के साथ एक पार्टनरशिप लगाते हैं, 4-5 ओवर का फेज निकालते हैं, उसको रीबिल्ड करते और फिर दोबारा से अटैक करते, उन्होंने भी एक वही शॉट खेली जो उनके टो एंड पे लगी, क्योंकि उनसे उसकी रीड नहीं हुई, पेस रीड नहीं हुई उसकी, तो वो कैच आउट हो गया। इस्लामाबाद ने भी आज ये किया, 10 ओवर में इस्लामाबाद का 80 स्कोर था और इस्लामाबाद का सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था जब सलमान अली आगा रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गए। अगर आपकी सीधी सीधी शॉट लग रही है, बैट के ऊपर आ रहा है, उस सलमान अली आगा का ये अंदाज भी नहीं है खेलने का, वो तो सीधे बैट्समैन है, वो तो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने भी एक रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में, शॉट क्रिएट करने के चक्कर में अपनी विकेट लूज की और उसके बाद जो है वो देयर वाज नो स्टॉपिंग, फिर कोई लाइन लगी है उनकी उसके पीछे, किसी बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि वो वहां पे पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करे। तो लाहौर की भी अगर आप उसको सेगमेंट में डिवाइड करेंगे लाहौर की इनिंग्स को, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको 2-3 लंबी पार्टनरशिप्स मिली हैं। आज किसी प्लेयर ने लाहौर के किसी प्लेयर ने आज 50 स्कोर नहीं की, लेकिन उनका जो टोटल था वो 200 प्लस था। इसका मतलब ये है कि हर प्लेयर ने अपना अपना जो रोल है वो प्ले किया है और उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है। डेरल मिचेल की भी अगर आपने बात की है तो डेरल मिचेल भी एक प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। डेरल मिचेल के बारे में आप बताऊं कि जब उनका डेब्यू हुआ था मेरा ख्याल है उस वक्त भी वो तकरीबन 100 के करीब फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके थे और ये बहुत रेयरिटी है क्रिकेट के अंदर कि इतनी फर्स्ट क्लास खेलने के बाद एक प्लेयर है। और फिर वो तीनों फॉर्मेट में आकर इस तरह से खेलते हैं, T20 में भी उनको खेलते हुए देख के ये नहीं लगा होता जिस तरह हमारे हार्ट खेल रहे होते हैं और हमारे स्लॉगर जो है वो आप खेल रहे होते हैं, वो भी अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और साथ ही साथ वो इनिंग्स को इस तरह से बिल्ड करते हैं कि जब आउट होकर जाते हैं तो उनका भी स्ट्राइक रेट जो है वो उनके बराबर आ चुका होता है जो बैट्समैन फ्लैशी 30-35 रन कर जाते हैं। पिछले मैच में उन्होंने 38 गेंदों पे 64 रन बनाए थे, लाहौर में मैच था वो भी। आज भी उन्होंने मेरा ख्याल 18 गेंदों में 28 रन उन्होंने बनाया डेरल मिचेल ने। तो वो भी इस किस्म के बैट्समैन है कि वो भी इंतजार करते हैं और बैकफुट पर वो ही बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका बैकफुट पंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज जो बैट्समैन जिसने टाइम लिया है, जिसने बॉल को अपनी तरफ मने दिया है, उसने जो है वो आज स्कोर करके दिए हैं और बहुत मतलब ये टीम एफर्ट थी लाहौर की। इसमें किसी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल ने बस, ये एक कंप्लीट टीम एफर्ट थी बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। आई थिंक जैसा आगाज हुआ था ना उतना ही शानदार इनका इख्तिताम हुआ, बिकॉज अभी मैं देख रही हूँ सिकंदर रजा ऑल्सो विद बैट एंड विद बॉल बोथ 39 on 17 बॉल, बैट बॉल फील्डिंग, सिकंदर रजा वाज एवरीवेयर, it was everywhere। मतलब सही है, हम जब बात करते हैं, सही है, एक आपकी फेवरेट टीम भी होती है इस्लामाबाद यूनाइटेड,
इस टूर्नामेंट के एतबार से तो फेवरेट लग रही है, पर जिस तरीके से आज ये खेल रहे थे, आपकी फेवरेट टीम कराची किंग्स नहीं है? नहीं, आप मेरी कोयटा ग्लैडिएटर्स हो गई। No, but by the way, कल तक कोटा ग्लैडिएटर्स, आज शाम तक कोटा ग्लैडिएटर्स दे वर एट नंबर 2, अब वो नंबर 3 पे आ गए बिकॉज लाहौर कलंदर्स आर नाउ ऑन at number 2 of the points table. Anyways, but let's talk about Sikandar Raza with bat and with ball and as you said fielding also. मैन ऑफ द मैच, मतलब कि आप चेक करें 3 ओवर्स में 3 विकेटें लेते हैं। एक तो ये बात, फिर हारिस के ऊपर बात करते हैं बिकॉज हम और आप, हमने जब भी वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन की, एशिया कप हम कर रहे हैं, वी ऑलवेज बीन डिस्कसिंग कि हारिस जो है ना, ये तो व्हेन कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट तो यस ही कंसीडेड रन्स, बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट पीएसएल। आज हमने देखा, आज हारिस रऊफ पुराना वाला दिख रहा था, उनकी लाइन लेंथ बिल्कुल सही, हार्ड जो है वो लेंथ पे वो बॉल भी कर रहे थे, फिर बड़े रिदम में भी थे, बड़ा डिस्ट्रक्टिव उनका आज एक बॉलिंग अंदाज था। अगर हम बात करें 3.5 ओवर में 4 विकेट लेते हैं 4 for. How do you see Haris coming back in his form? Being joined by our very own sports analyst. He happens to be a seasoned sports journalist. हम वेलकम करते हैं चौधरी इरफान को। अस्सलाम वालेकुम, how are you? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज तो आप गए हुए थे, रोज मैचेस होते हैं, रोज इरफान मैचेस देखने जाते हैं, आज कैसे? बिकॉज लाहौर कलंदर्स का आज मैच था एंड दे स्मैश्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड बिग टाइम इन ऑल द डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी। पहले बात करते हैं जरा क्राउड के ऊपर और फिर हम आते हैं मैच के ऊपर। क्राउड अच्छा था, प्रीवियस लाहौर के मैचेस में ज्यादा था, आज कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था। हमें तो बहुत लग रहा था यहाँ बैठ के, जी हमें तो यहाँ बैठ के लग रहा था बहुत 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 क्राउड। इतना क्राउड नहीं था, आप समझ लें कि 60-65% तक क्राउड था। नॉर्मली प्रीवियस लाहौर के मैचेस में क्राउड 90% तक आता रहा, बट आज शायद वर्किंग डे था और शायद ये भी फैक्टर था क्योंकि नॉर्मली टेंडेंसी ही होती है वीकेंड पे होता है, बट वो कैमरा इस एंगल से लगाया जाता है जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं, वो उसी को बार बार दिखाते हैं। बट अगर आप ओवरव्यू देखते हो, कई दफा आपने देखा होगा आउट होने के बाद या दूसरा, तो वो आपको स्टैंड 50% भरे हुए, 50% एम्प्टी भी नजर आते थे। तो बहुत ज्यादा क्राउड नहीं था जो प्रीवियस गेम के अंदर था। लास्ट 2 दिन पहले मुल्तान सुल्तान के साथ मैच था, वो पूरा जैम पैक था। उससे पहला जो मैच खेला गया लाहौर का, वो भी पूरा जैम पैक था। तो ये कंपैरेटिवली 60% के करीब मैं कहूंगा आज क्राउड होगा, 40% स्टेडियम वाज एम्प्टी। लेकिन मुल्क के मौजूदा हाल के मुताबिक मेरा ख्याल है कि ये क्राउड बहुत था। अहमद एक मिनट, मैंने देखा है अहमद और इरफान, इन दोनों की बातों में जो है ना वो कॉन्ट्रास्ट होता है। तो अहमद क्या कहते हैं आप? मैं इस पे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एक बहुत मतलब बुजुर्ग हैं जिनको मैं अक्सर सुनता हूँ, वो कहते हैं कि इख्तलाफ ना हो तो दोस्ती मशकूक है। लेट्स टॉक अबाउट हारिस रऊफ। हमने बात की, आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे इरफान, आज जो हमें हारिस दिखा है वो पुराना वाला हमें हारिस नजर आया। उनकी वो लाइन लेंथ की बात करें, उनकी हम रिदम की बात करें, द वे ही हैज टेकन विकेट्स टुडे, सो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर टीम पाकिस्तान इफ यू टॉक अबाउट द व्हाइट बॉल। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आप विकेट का भी बिहेवियर देखें। इसी पिच के ऊपर आपने देखा 2 दिन पहले फहीम अशरफ ने 5 आउट भी किए हैं, तो जो कि आपको बाकी पिचेस के ऊपर नजर आया कि फहीम अशरफ बिलो एवरेज बॉलर नजर आ रहे थे और फहीम अशरफ बहुत ज्यादा रन दे रहे थे। अगर आप पिच को भी देखें तो कि शायद पाकिस्तान की नॉर्मली आपको कभी ऐसी पिच नजर नहीं आएगी जिसपे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का ग्रास है, और इवन 1-2 दिन के बाद जो पिच जब रीयूज होने के लिए आती है तो इतना ज्यादा घास होता है उसपे कि वो आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि ये पिच के ऊपर मैच होना, फिर उसको रिमूव किया जाता है किसी हद तक। तो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ऐसी पिचेस हमने कभी नहीं देखी, T20 में तो होनी भी नहीं चाहिए ऐसी। अगर आपने देनी भी थी, कल अगर आपने मैच की कमेंट्री सुन रहे होंगे आप, और जो पोस्ट मैच बात हो रही थी, तो बासित खान ने भी यही बात की। उन्होंने भी यही कहा कि ये हमें पिचेस पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान बात करता रहा कि जब आपके टेस्ट मैचेस में 500, 600, 800 रन बनते रहे, तो ये बात हो रही थी कि टेस्ट मैचेस में ऐसे विकेट्स दें। तो टेस्ट मैचेस में आपने बिल्कुल फटा विकेटें दी, जिसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ स्पिनर आउट कर रहा है। फास्ट बॉलर तो ऐसे था जैसे वो, जिसे कहते हैं ना, उनके लिए वो ग्रेवयार्ड के उनके लिए बना हुआ था कि वो तो आउट ही नहीं कर पाता। आप पाकिस्तान की जितनी सीरीज है टेस्ट की देख लें, सिर्फ नुमान और साजिद ही आपको आउट करते हुए नजर आ रहे थे। तो आपने जहां अच्छी विकेट्स देनी थी, स्पोर्टिंग विकेट, उधर आपने बिल्कुल डेड विकेट्स दी। जहां आपने अब बैटिंग विकेट्स देनी थी, उधर आपने बिल्कुल आपने एक टोटल आउट ऑफ द वे जाकर विकेट दे दी। क्योंकि T20 क्रिकेट सारा ये है एंटरटेनमेंट। लोग इधर सीमर की बॉलिंग देखने नहीं आते, उसके लिए टेस्ट मैच है, या समहाउ आप कह सकते हैं कि ओडीआई के अंदर इस तरह को आप
बेयर कर सकते हैं। जो फैंस आते हैं वो चुप के देखने आते हैं, वो बाउंड्रीज देखने आते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे देखें ना, एक ओवर में अगर बाउंड्री नहीं लगती तो कभी आप फैंस के अंदर बैठ के देखें, वो नाराज होना शुरू हो जाते हैं, वो आवाज़ें कसना शुरू कर देते हैं कि यार कि ये क्या क्रिकेट हो रही है। और इसी तरह जब बाउंड्री लगती है तो पूरा स्टेडियम चेयर अप करता है। और पीएसएल के अंदर तो रिगार्डलेस आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आप हर बाउंड्री को एंजॉय करते हैं। और आपने जब इन द कंट्री अपने ब्रांड को अपलिफ्ट करना था, आपने भारत को बताना था या दुनिया को बताना था, क्योंकि मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि उधर जिस तरह आईपीएल के अंदर जो रन हो रहे हैं, जिस तरह 23 सेंचुरियां बन रही है, उनका 14 साल का लड़का 35 बॉलों पे सेंचुरी कर रहा है, तो आपने भी कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करना था। इधर आपके बल्ले में बॉल नहीं लग रही, कभी 89 पे सारे आउट हो रहे हैं, कभी 110 पे सारे आउट हो रहे हैं, तो ये आपने चेंज करना था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हारिस रऊफ इसी तरह की कंडीशन का ही बॉलर मुझे लगता है कि रह चुके हैं, क्योंकि हम लास्ट 4-5 ईयर से उनको इंटरनेशनल सर्किट में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो मैन ऑफ सीरीज बनते हैं, उधर से ट्रेवल करके वो जाते हैं जिम्बाब्वे, उधर आउट ही नहीं कर पाते। वो आपने देखा होगा 2 मैच 3 खेलते कोई आउट नहीं कर पाए। फिर ट्रेवल करके जाते हैं साउथ अफ्रीका में शायद पूरी सीरीज में उन्होंने 1 या 2 विकेट ली, ओडीआई में शायद विकेट भी नहीं ले पाए। तो फिर आपने देखा कि पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी ट्राई नेशन में हारिस एक बिलो एवरेज बॉलर नजर आए। तो ये इसका प्रेसिडेंट है, ये प्रूव करती है चीज कि हारिस को अगर यूटिलाइज करना है तो आपने बाउंसी पिच देनी है या पेस वाली सेमी कंडीशन वाली पिच देनी है। अदरवाइज हारिस जो है वो बहुत ही नॉर्मल या एवरेज बॉलर नजर आते हैं। तो इसलिए एक परफॉर्मेंस ऐसी पिच पे करने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हारिस वापस आ गए हैं, हारिस छा गए हैं। आज लोगों की कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, उधर हसन अली परफॉर्म कर रहा है, उधर से अली रज़ा परफॉर्म कर रहा है। तो हसन इन सारों के होते हुए इनकी अपनी जगह स्टेक पे है, अब प्रॉब्लम तो है। तो जब ये बाकी पिचेस पे अगर परफॉर्म करेंगे तो फिर मैं शायद बात कर सकूं, बट एक परफॉर्मेंस में मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि हारिस ने जी कमाल कर दिया और हारिस कुछ आ गया। इरफान, आपने भारत की बात छेड़ दी। चले, मैं जाना तो वहां नहीं चाहती थी, लेकिन अब खेल की बात है तो मैं डेफिनेटली जरूर अप्रिशिएट करना चाहती हूँ विभव सूर्यवंशी को, क्योंकि वो जो हमने विटनेस किया है आईपीएल में, किस तरीके से उसने 100 रन बनाए हैं 35 बॉल्स में। ही हैपेंस टू बी द फास्टेस्ट बैट्समैन बाय इंडियन फ्रेटर्निटी जिसने फास्टेस्ट सेंचुरी की। आईपीएल में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी। और यंगेस्ट ऑफ ऑल की हम बात करें तो ही हैपेंस टू बी द ओनली वन एट द मोमेंट। तो थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात कर ले, बिकॉज ही जस्ट स्मैश्ड इट। देखें, यही हम बात करते आ रहे हैं। सारा आपने मेरे साथ काफी शोज किए हैं और आपको पता है कि जो मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ यही करता हूँ कि आपने यंगस्टर को इवॉल्व करना था, उनको बनाना था, उनको लेके चलना था। कल सरफराज अहमद भी मेरे शो में थे और मैंने उनसे यही क्वेश्चंस किए अपने शो में, कि उनसे यही बात की कि आपने यंगस्टर को चांस देना था। आप मेंटोर है, सर विवियर रिचर्ड आपके डगआउट में है, मोइन खान है, फिर आपके नदीम उमर जो है ऑनर है। ये 4-5 लोग भी सऊद शकील को कन्विंस नहीं कर पाए रहे कि सऊद शकील आप मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, आप आए और आप बच्चे को बनने दें। ना ख्वाजा नाफे को बनने दिया जा रहा है, ना हसन नवाज को बनने जा रहा है। और कल तो अल्टीमेट किस्म का एक अपॉर्चुनिटी थी बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिहाज से। आप ये देखें ना, गोरे पे जोर नहीं चलता आपका, गोरा है एलन पे नहीं चलता, टिम शेफर्ड पे नहीं चलता, वो रन करे या नहीं करे। फिन एलन मेरी नजर में दुनिया का बेस्ट प्लेयर है T20 का, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा था तो क्या आपने उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया? हसन नवाज की दफा आप कह रहे हैं कि जी वो उसको हर नंबर पे खेलना आना चाहिए, तो एक दफा फिन एलन को भी तो कह के देखेगा आप कि फिन एलन साहब आप 5वें नंबर पे आ जाए। मैं सिर्टिया कहता हूँ, कहेगा मैं आपकी लीग छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मेरा नंबर ही ओपनर है, आप मुझे क्या बात कर रहे हैं। इसका मकसद ये हुआ कि आप जिस बेचारे पे, कमजोर पे आपका वो चलता है जोर। वो एक बड़ा अच्छा फ्रेज है ना कि हमेशा कमजोर पे गुस्सा आता है इंसान को, कहते हैं ना किसी अपने से तगड़े पे नहीं आता। इसी तरह आप हुक्म भी उसी पे चलाते हो कि जो आपसे माड़ा है, जो आपसे कमजोर है, तो आप बच्चों को बॉल नहीं होने दे रहे। और आप ये देखें कि हसन नवाज को नहीं बनने दिया जा रहा, ख्वाजा नाफे को नहीं बनने दिया जा रहा, इसी तरह यासर खान को पहले चांस नहीं दिया, अब दिया जा रहा है। इसी तरह उस्मान खान को नंबर नहीं दिया जा रहा, फिर हारिस को जाया किया जा रहा है ज़ल्मी के अंदर। तो पॉइंट ये है कि जो आप कह रहे हैं कि वो अगर 35 बॉलों पे 100 कर रहा है तो किस तरह कर रहा है, उसको चांस दिया गया है। आपने देखिए शाहजेब अंडर 19 का बच्चा एशिया कप में 200 किए, तीसरे मैच में आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी थी, वो हैट्रिक करता। आपने मिर्जा के बेटे को खिला दिया, ठीक है, उसको 6ठे नंबर पे भेज दिया। यानी कि अंडर 19 से ये मामला खराब हो रहा है कि मिसबाह उल हक का बेटा खेलेगा, उसको ओपन करा दी। जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो ओपनर भी नहीं है,
तो आपने कहा कि अच्छा ये अगर एक और थ्रो कर गया तो कौन रोकेगा, आपने उसको ओपन करवा दी, मिसबा के बेटे को उसको नंबर 6 पे भेज दिया। मुबस्सर खान आपके कहते थे कि आपका डोमेस्टिक का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है, वो नहीं खेल रहा। ठीक है, धानी आपका PSL का 3-4 साल का बेस्ट प्लेयर है, वो नहीं किसी ने पिक किया। शर्जील T20 का वन ऑफ द बेस्ट कहा जाता है, उसको किसी ने पिक नहीं किया। इसी तरह लेकिन इनका मुझे कम दुख है, बच्चों का ज्यादा दुख है। फिर इसी तरह आपका ये कासिम अकरम जो 2 साल से हर तरह की डोमेस्टिक के अंदर और वो ओवरऑल पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुका है, किसी टीम ने पिक नहीं किया। तो पॉइंट ये है कि बच्चे को नहीं बनने दिया जा रहा। ये जो समहाउ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये अपने पूरे थ्रोटल पे है। अब ये देखे ना, मैं तो किसी तरह चाह रहा हूँ कि मुझे मोहम्मद रिजवान का इंटरव्यू मिल जाए और मैं उससे पूछूं कि भाईजान आप किस तरह रात को नींद आपको आती है कि आप बैटल के अंदर टॉप पे हैं, टीम आपकी बॉटम पे है, तो आपकी यानी कि परफॉर्मेंस से आपकी टीम को टके का फायदा नहीं हो रहा। तो आपको नींद आती है रात को, आपका जमीर मुतमईन है। पाकिस्तान के अंदर तो चलो टीम में भी करते रहे, इधर भी आप वो कर रहे थे। देखिए ना, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि रिजवान रन करे, रन बनाए, टीम को जिताए, बाबर रन करे, टीम जीते, साउथ कील रन करे, टीम जीते। हैरान होती हूँ कि भारत की तरफ से इतनी खुशाइन बातें आती हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी, वो इतना सॉलिड है कि हम कहीं आसपास ही नहीं है उसके। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि चलो एक तो वो स्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कुछ बच्चे हैं, आप उनको भी मौका नहीं देते। सऊद शकील आते हैं, आज मैं उनसे आई गॉट टू इंटरव्यू हिम टुडे एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा आप जब खेलते हैं क्रीज पे तो आप स्ट्राइक रेट के बारे में सोचते? कह रहे हाँ सोचते तो हैं वो, ठीक है, लेकिन वो कल सिचुएशन भी तो और थी ना, कल तो किया। मैं कह रहा हूँ ना कि कल देखें, आपको पता था 90 रन करने हैं, हम मैच नहीं हार सकते, आपको प्रेशर नहीं था रन ऑन द बोर्ड का। तो आप जब नॉर्मल क्रिकेट खेले उसमें भी पहले प्रेशर आप देखें तो फिन एलन ने प्रेशर को रिमूव किया। पहले 30 रन में से 20-25 तो फिन एलन ने किए। जब वो प्रेशर रिमूव हो गया, आपने हिटिंग कर दी, बॉल स्विंग करना खत्म हो गया, तो आपने भी बड़े आराम से शॉट्स खेली। यही तो पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि कल जब एक प्रेशर के विदाउट प्रेशर वाली सिचुएशन आपके पास, ये आपको 10 मैचेस में 1 या 2 मैच में मिलेगी। तो जब विदाउट प्रेशर वाला सिचुएशन आ गई थी, तो आपका काम था कि हसन नवाज को कहते हैं कि भाई आप देखें ना, कप्तान डरा हुआ है, कप्तान सोच रहा है कि मेरे टॉप पे मुझे आना चाहिए, मेरा भी कहीं एक में स्टैंड कर रहा हूँ। तो कहता है कि भाई मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं तो कैप्टन हूँ, आप जाओ, हमें आपकी परफॉर्मेंस कोई नहीं आ रही, फिन एनल की कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, आप जाके बैटिंग करें, थोड़ा सा टाइम भी लो विकेट पे, जब बॉल थोड़ा हिलना रुक जाए फिर मारो। आप उसको उसका रिलीज करते, उसकी एक इनिंग अच्छी चली जाती, वही उसने 30-40 किए होते तो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ होना था। अब वो कॉन्फिडेंस आपका आगे जब एलिमिनेटर की गेम आनी है या उसमें आना है, आपने खिलाना तो है ये एक इमर्जिंग, और शायद मोस्ट लाइकली आप हसन नवाज के साथ ही जाएंगे, तो आपकी ही पोजीशन चेंज होनी थी। बट ये माइंडसेट मेरी समझ से बियॉन्ड है कि सिर्फ अपनी जात के लिए खेल रहे हैं, सेल्फिश अप्रोच है, वो टीम के लिए या वो बार बार के मेंटोर वाला रोल, वो फादर फिगर का रोल, वो नहीं नजर आ रहा है इनका, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, इवन जीत के अंदर भी नजर नहीं आ रहा। You're absolutely right about it, but let's cherish Lahore Qalandars victory today because मैंने पहले भी कहा कि उनका आगाज शानदार था, उनका इख्तिताम जो है वो शानदार था, सॉलिड बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। हम फील्डिंग की बात करते हैं कि कैचर्स दे विन यू मैचेस, तो हमने आज दोनों टीम्स की जो फील्डिंग है उसमें एक बहुत वाज़ेह डिफरेंस देखा। इस्लामाबाद का इस तरह से आज हार जाना एक वेकअप कॉल जरूरी भी होती है, क्योंकि जाहिर है अब आपके और मैचेस भी हैं। So what do you think? What they really need to work on? इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, because सवाए एंड्रिस गोस के एंड सलमान अली आगा, अभी लग ही रहा था कि शायद आगा आया तो कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन नहीं। आप इनके देखें, सवाए 4 बैट्समैन के किसी की भी डबल फिगर्स हैं ही नहीं। देखिए, ये मेरा नहीं ख्याल इस्लामाबाद पे बहुत ज्यादा इस पे परेशान होगा, बॉदर्ड हो रहा होगा, क्योंकि हर इवेंट के अंदर, हर टूर्नामेंट के अंदर एक बैड डे आता ही आता है। ये ऐसे हो नहीं सकता था कि आप 10 मैच ये जीते, फिर एलिमिनेटर भी जीते, फिर फाइनल भी जीते, तो ये शायद वो समझ रहे होंगे अच्छा हुआ पहले आ गया। पर इरफान कहीं लगे तो सही कि कमबैक किया है, कोई फाइट किया है, वो तो बिल्कुल ढेर हो। मैं वही उसी तरफ आने लगा ना, उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये बैड है, वो डिफीट है, डिफीट उनको को बहुत ज्यादा ऑन या कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही होगी, उनका डगआउट के अंदर कोई पैनिक नहीं आया होगा, उनको पता लगा होगा कि हाँ यार गलतियां हुई हैं, ये एरियाज हमारे हैं, किसमें हमने स्ट्रगल किया है, इसको इम्प्रूव करना है, ये हमने इसका
काउंटर करके आना, ये अच्छी चीज है कि अगर आप जीतते आ रहे हो तो एक आधा मैच अगर डिप आ जाता है तो वो कई दफा कहा जाता है कि ये बेहतर है कि ये फाइनल से पहले या एलिमिनेटर से पहले आ गया, क्योंकि आपको देखा होगा कि मुल्तान सुल्तान हर 4 सीजन में वो जीते आते हैं, एंड में जाके डिप आते हैं और वो इवेंट हार जाते हैं। तो बिल्कुल। ये इतना को वरीएबल साइन नहीं है। दूसरा ये है कि एक प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा था कि पिछले 5 के 5 मैच वो बड़ा कन्विंसिंगली जीते हैं, कोई मैच उनका पता नहीं था कि 3 आउट हुए हैं, 4 आउट हुए हैं और उसके बाद वो मैच जीत गए हैं, तो वो कहीं भी प्रॉब्लम में नहीं आया था इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये एक माइंड में मेरे बात थी और आज मैंने एक सुबह भी मॉर्निंग शो किया था, उसमें मैंने यही बात की थी कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं से टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया तो मिडिल ऑर्डर ने बैटिंग नहीं की हुई, मिडिल ऑर्डर ने कोई ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ। तो ये होता है कि जब आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज ना हुआ हो और एकदम उन पे प्रेशर आता है और उनके ऊपर रन ऑन द बोर्ड होता है, 12-13 की एवरेज लगी है, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर ऑलरेडी ये काम करता आ रहा था, तो प्रेशर था ही नहीं। तो अब वो बैठेंगे, अब वो सोचेंगे कि हमारा टॉप ऑर्डर तो रन कर रहा है, बट टॉप ऑर्डर अगर नहीं कर रहा तो कहाँ हमारा कॉम्बिनेशन है, मिडिल में ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये एक एरिया है, आई एम श्योर आज इस पे वो एक्सपोज हुए हैं। और अगर कोई इस्लामाबाद को हरा सकता था या हरा सकता है, अभी मैं समझता हूँ नंबर 1 लाहौर कोयटा है, ये 2 टीम ऐसी हैं जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा सकती है। दो कि वो एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बेहतरीन जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये 2 साइड दे हैव एबिलिटी कि वो उनको कभी भी चाहे तो नॉकआउट कर सकते हैं। But are you too concerned about the batting composition of Quetta Gladiators? Because if we talk about their bowling unit, it seems to be, it looks really lethal. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो बैटिंग है ना उनकी, वही आपकी बड़ी बात कि वो जो टॉप ऑर्डर है वो कल तो चल गया था, लेकिन वो हर बार तो नहीं ना चलता, तो वो वहीं पे कोलैप्स करते हैं। देखिए, इसको इनको लेके चलना चाहिए था। अगेन अगर लेट्स सपोज, पहली बात ये कि हम बार बार बात करें कि हसन नवाज को ओपनर आना चाहिए, अगर आप उसको लेट्स सपोज जगह देने को नहीं तैयार और आपने सोच लिया है, लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि उनके थिंक टैंक ने, उनके कैप्टन ने सोचा हुआ है कि एक राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन खिलाना है, फॉर इंस्टेंस उन्होंने ये सोचा हुआ है, या उनको लगता है कि एक बैशर है और एक जरा संभाल के एंकर करेगा और साउथ की समझते हैं कि मैंने एंकर करना है। अगर किसी जगह पे ये उनको डगआउट में तैयारी होनी चाहिए कि अगर जगह पे फिन एलन आउट हो गया है तो हसन नवाज को फौरन आ जाना चाहिए। अच्छा, अगर हसन नवाज वो उधर से पोर्टुगीज आउट हो गया है तो रूसो को आ जाना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट सेकंड प्लान भी इनके पास होना चाहिए। अगर रिजिड माइंडसेट के साथ रहेंगे कि हसन नवाज ने 6 नंबर पे आना है, 3 पे रूसो ने आना है, और जिस तरह 1-2 मैचेस में आपने इनकी बैटिंग कोलैप्स होती हुई देखी है, अगर कहीं उसे ऊपर से फिन एलन आउट होता है और साथ ही रूसो आउट हो जाता है तो फिर आप ये साउथ शकील साहब 50 ओवर भी खेल ले, 20 ओवर में हमने देख लिया कि 20 ओवरों में 33 कर पाए, वो इतने जो गई है, वो इतना नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह जैसा रिजवान ने कल आपने देखा ना कि ऑलमोस्ट 18 ओवर तक खड़ा रहा पिच पे, तो कितना स्कोर 44। तो इट्स मीन कि आपकी एबिलिटी दैट इज ऑब्वियस टू द ऑपोजिशन कि आपकी परफॉर्मेंस उनको हर्ट नहीं करेगी, वो उनको बाइट नहीं करेगी, ये हल्का सा पिंच भी नहीं कर सकते। एक होता है परफॉर्मेंस पे कहते हैं ना, फखर जमान ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है, वो टिकेगा तो वो बाइट करेगा अगली टीम को, हर्ट करेगा। कुछ प्लेयर होते हैं जो आपको इफेक्ट नहीं करते, हल्का सा कह ले टच करते हैं सिर्फ, तो इनको टच करने वाले प्लेयर कोई बहुत नहीं करते। जैसे अकब जवेद ने एक दफा कहा था ना बाबर आजम के हवाले से कि जब हमारा मैच होता है कराची के साथ, तब वो कराची में खेलते थे, तो हमारा डगआउट में एक ही बात होती है कि बाबर अगर खेला तो आउट ना करो इसे, कोई मसला नहीं है, ये 20 ओवर भी खेलेगा तो हमें हर्ट नहीं करेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आप कैसे बेटर है, हालांकि मेरी नजर में बाबर का ने अपना थोड़ा सा स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया है, बट साउथ शकील का जो रिजवान की अप्रोच है वो तो बहुत ही नीचे है। अच्छा, मजे की चीज है, अगर आप आज का भी स्ट्राइक रेट देखें ना, आप शुरू हो जाए टॉप से लेके बॉटम तक, अगर आपके पास स्टैट्स है तो आप देखिए। अच्छा, आप जरा पढ़ना शुरू करें फखर जमान से स्ट्राइक रेट, जरा उससे लेके नीचे तक आइए पाकिस्तानी। हाँ, मैंने ये पहले नोट कर लिया था कि भाई ये जो हमारे पाकिस्तानी है 146, मोहम्मद नईम 113, शफीक 129। अब गेम बदलती है यहाँ से, इनिंग्स एक्सीलरेट होती है यहाँ से जब जनाब डेरिल मिचेल आते हैं 155 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, सैम बिलिंग्स आते हैं 223 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, आइसिंग ऑन द केक जनाब सिकंदर रजा आते हैं 229। तो ये जो इनका ओवरसीज वाला जो क्रू है, ये आपको पॉइंट समझ आ गया, जो सारा जो पॉइंट समझ आ गया जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ
कि ये जो वही है। क्रिकेट है, ये वो लोग एक आपको खेल के बता रहे हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है जो आप खेल रहे हैं डिस्पाइट ऑफ विनिंग। देखिए विनिंग का मतलब इट डजंट मीन कि आप ठीक कर रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि अगर ये सारे पाकिस्तानी प्लेयर होते तो आपका टोटल 150 आउट था। ये आपको ये रिफ्लेक्शन ये दे रहा है कि जो ये लड़के ये हमारे angle है। जीतने वाली टीम के अंदर भी हैं, वो 150 आउट की क्रिकेट खेल रहे हैं। गोरों ने आके 200 प्लस करके दिया आपको, ये तीनों के आप रन निकाल रहे, आप तो 150 आउट पे खड़े थे और अपोजिशन ने 30 कर दिया। यही आपके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में हो रहा है कि आपका कोई भी प्लेयर जो है वो उस लेवल पे जाने को तैयार नहीं है, वो करने को तैयार नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है, ये अप्रोच को चेंज करना है, जो कि हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं। ये नहीं करेंगे तो फिर आप ऑब्वियसली स्ट्रगल तो करेंगे। ये आप देख लें किसी टीम के अंदर भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक चीज हम क्विकली डिस्कस करते हैं, फिर हम रैप अप करेंगे शो। देयर इज अ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन बिटवीन सरफराज। इट इज स्लाइटली ऑफ टॉपिक बिकॉज हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे थे, आपने बताया भी कि आपके शो पे वो आए थे। सो आई थॉट टू टॉक अबाउट इट। हमारे दोस्तों को जरा बताएं कि उमर अकमल हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर ऑल द कंट्रोवर्शियल स्टफ। हम जानते हैं ही इज बीन अ ग्रेट प्लेयर, बट ऑफ कोर्स ही हैज गॉटन सम ups and downs, and now he's not really able to play, but he has been a great cricketer anyways. But so with all due respect, अगर हम बात करें a controversy between सरफराज and उमर अकमल, what is it actually about? ये क्या शोर मच गया PSL सीजन 10 के बीच में? अच्छा, थोड़ा सा मैं 2 मिनट लगेंगे मुझे इसको समझाने के लिए आपसे और एक्सप्लेन करने के लिए। उमर अकमल को चैंपियन ट्रॉफी में जब 2017 में पाकिस्तान जीता था तो ये टीम का पार्ट पहले नहीं थे। चैंपियन ट्रॉफी में इनको इंतजामुल हक ने सेलेक्ट किया, बाकी तमाम टीम ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया से उधर पहुंची थी, उमर अकमल पाकिस्तान से ट्रैवल करके उधर पहुंचे थे। तो मिकी आर्थर ने तब एक रूल बनाया था कि पाकिस्तानी टीम में वो लड़का खेलेगा जिसने फिटनेस टेस्ट को क्लियर करेगा, जिसके समहाउ 18 या 19 पॉइंट होते थे जो उसके कवर करने के लिए तमाम उसके जो स्टेप्स थे। तो उमर अकमल जब करके गए तो पहले दिन उनके अकॉर्डिंगली उनसे नहीं क्लियर किया गया। उनके 3 अटेम्प्ट की जाती हैं, 3 अटेम्प्ट के अंदर सेकंड टाइम जब उन्होंने किया बकौल उमर अकमल कि मैंने 16 पॉइंट समथिंग क्लियर जब किया तो मुझे वार्निंग देके बैठा दिया गया। मुझे मिकी आर्थर ने फिर उसके बाद ट्रेनिंग नहीं करने दी। उसके बाद मुझे उन्होंने थर्ड डे मेरा थर्ड टेस्ट भी नहीं लिया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ। और उन्होंने तब सरफराज से बात की, इंतजामुल हक से बात की जो उस टाइम के चीफ सिलेक्टर थे, वो सब ने कहा अच्छा हम देखते हैं। और वो तो खैर रेफरेंस देते हैं कि ये सब कुछ कोच और मैनेजर के सामने हुआ, सरफराज के सामने नहीं हुआ, मैनेजर और उनकी सुपरविजन में हुआ। खैर उनकी एक आपको मालूम है कि उमर अकमल की और मिकी आर्थर की एक बड़ी रिफ्ट चलती रही और उनके बाद काफी 1-2 सेशन एकेडमी के अंदर भी उनकी लड़ाई हुई थी। तब भी लकीली मैं आई वाज देयर एज वेल, मेरे सामने उनकी लड़ाई हुई थी। पर क्यों? I have a question. I really want to understand कि ऐसा क्यों था? ये तो बड़ा एक रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन होता है आपके कोच के बीच में, आपके मैनेजर्स के साथ। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि उनको कंटिन्यूटी मिल जाए। खैर वो जब उन्होंने वापस भेज दिया तो वो बात को ऑब्वियसली 7-8 साल गुजर चुके हैं। तो अभी रमजान में सरफराज ने एक जगह पे इंटरव्यू दिया और उनसे एक एंकर ने क्वेश्चन पूछा कि आप, उमर अकमल का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा कि मैं सबसे अनलकीस्ट समझता हूँ अपने आप को सरफराज की कैप्टनसी में, बाकी तो जो मैं खेला हूँ मुझे वो लगा। तो सरफराज ने उसका ये आंसर किया कि शायद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेगेसी बनी है, पार्ट बना है और उमर अकमल को उसमें से वापस भेज दिया गया था। और ओबियसली हर प्लेयर का ड्रीम होता है चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का मैं पार्ट होता, तो वो उसका पार्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए, तो वो इसलिए सोचते होंगे, तो उन्होंने मेरा नाम लिया है। तो सरफराज ने बात कहकर छोड़ दिया। अब उमर अकमल आपको पता मेरे साथ काम कर रहे हैं आजकल, PSL में ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो ये जब बातों बातों में इसका रेफरेंस आ गया तो उन्होंने कहा कि जी वो हाफिज है, उनको ये बात करनी चाहिए थी। जब मेरे साथ कोच ने ज्यादती की थी तो मैंने एज ए कैप्टन इनको बताया था कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो सरफराज को कहना चाहिए था टीवी पे आके इंटरव्यू में कि नहीं मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये उनको बात कहनी चाहिए थी। खैर वो मैंने फिर सरफराज से बात की ओबियसली जब इंटरव्यू के लिए, मैंने कहा ये वो इस तरह एक इशू चल रहा है और उन्होंने काफी, आपने आई एम श्योर सुनी होगी, उन्होंने कहा जी मैंने सुनी है। मैंने कहा तो आप शो में आए, अच्छा मैं अल्लाह जानता है मेरी इंटेंशन थी कि दोनों की सुलह हो जाए, ये कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाए। मैंने बाकी क्वेश्चन किए कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से, उमर ने भी क्वेश्चन किए, उनसे बात करते रहे। एंड में मैंने कोशिश की कि इसको वाइंड अप किया जाए और मैंने दोनों को कहा कि आप एक दूसरे को बहुत प्रेज करते हो, ये आपकी कप्तानी के बड़े हमेशा कायल है कि आप जबरदस्त पाकिस्तान के कैप्टन हो। उमर कहता भी है
तो ये एक पॉइंट के ऊपर आके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो क्या है। तो उधर उमर भाई ने कहा फिर दोबारा कि आपने उस टाइम स्टैंड नहीं लिया, आपको मेरे लिए लेना चाहिए था, और आपने जो स्टेटमेंट दी आपको उस टाइम के कोच के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, या जो भी था सर। तो अगर आप उस टाइम दिलेरी करते, प्लेयर के साथ खड़े होते रादर देन कोच के साथ खड़े होते, तो आज की डेट तक भी आपने कप्तान होना था। जिन लड़कों के लिए आपने फाइट की, इन्होंने बाद में आपसे कप्तानी छीनी। तो फिर सरफराज ने उसके रिटर्न में ये बोला, जो मैंने शायद आपसे शेयर भी किया था। सरफराज भाई ने फिर आगे से कहा कि मैं जिधर हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, आप भी जिधर हैं वो आपके लिए, जो मैं हूँ मैं हूँ, मैंने अच्छी क्रिकेट खेली है, मुझे कोई इस पे नहीं है। तो वो रादर देन पैचअप होता, वो एक दफा फिर इनकी राहें थोड़ी सी ना फिर जुदा होगी, और वो एक दूसरे से जिसे कहना चाहिए, वो अपनी जगह पे बजिद थे कि आपको करना चाहिए था ऐसे। सरफराज भाई का कहना ये था कि जो मुझे ठीक लगा, जो रियलिटी थी, जो सबके लिए रूल था, वही फॉलो किया गया, और मैं आपके लिए इस तरह खड़ा उस टाइम नहीं हो सकता था, मैंने आपकी हमेशा रिस्पेक्ट की है। तो वो डिस्पाइट ऑल द एफर्ट वो चीजें कहीं ना कहीं बन नहीं पाई। तो दैट वाज एक्चुअल होल स्टोरी। तो जब वो शो खत्म हुआ तो उसके बाद ही वो दोनों के बीच में हीट मूवमेंट रहा ऑफ द सेट भी? मैं वो बता नहीं सकता, उसको रहने दे, लेकिन इतना बता देता हूँ कि रहा वो डिफरेंस अभी भी है, वो आ गया लाइक। जनाब, इससे पहले भी उमर इज अ ग्रेट फेलो, इज अ ग्रेट फ्रेंड, बट इससे पहले भी एक शो पे जब मैं गई, हमने पहले भी डिस्कशन किया, वहां पर भी ये एक डिस्कशन हुई। आई थिंक इट्स उमर का अपना एक डिसीजन हो सकता है, उनका अपना जाविया हो सकता है चीजों को लेके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट मुझे ये भी लगता है कि सरफराज बीइंग अ कैप्टन, ठीक है, हर कोई बाबर आजम तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाबर आजम के बारे में तो जो एक नॉर्मल एक बन गया कि जी आपने यारी दोस्ती रखी, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, आई एम सेइंग कि एक नॉर्मल परसेप्शन बन गया। अब वो परसेप्शन सरफराज के बारे में नहीं है, बिकॉज मे बी सरफराज वैसे नहीं थे। ही वांटेड टू गो बाय द लॉ, बाय व्हाट पीसीबी वांटेड, बाय व्हाट मिकी आर्थर वांटेड। यस, उमर अकमल अपनी जगह सही हो सकते हैं कि यार एक दो टेस्ट हुए थे, थर्ड तो आपने मुझे लेने नहीं दिया, यू सेंट मी बैक। सो शायद उमर मे बी उमर इमोशनल ज्यादा हो गए, या मे बी उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, या वो ये भी सोचते होंगे कि यार मेरा कजन बाबर तो खड़ा है दोस्तों के साथ। उसमें ऐड करता हूँ, मैं किसी दोनों में से किसी की साइड नहीं लेना चाह रहा, मैं पार्टी नहीं बनना चाह रहा, पर मुझे लगता है कि सरफराज भाई जब बने थे, क्योंकि मैं उस टाइम ड्रेसिंग रूम का बहुत पार्ट रहा था, मैं मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर के अंदर बैठता था उन डेज के अंदर। उस टाइम के अंदर मेरा पीसीबी के वो सेंटर में, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर एकेडमी में मेरा रोज जाना होता था, मैं इसलिए जाता हूँ। उस टाइम के ऊपर ना बोर्ड ने सारी अथॉरिटी मिकी आर्थर को दी हुई थी, सारी अथॉरिटी, साइलेंटली सिलेक्शन की भी, प्लेयर डेवलपमेंट की भी, लड़कों को खिलाने के लिहाज से। सरफराज कुछ डेज पहले या मंथ पहले कप्तान बने थे। तो जब आप न्यू कैप्टन बनते हैं ना, तो आप कई दफा इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि आप चैलेंज कर पाए, आपका फोकस होता है मैंने लड़ाना, टीम को लेके चलना है। ये तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है। बाबर के पास भी पहले 2 साल अथॉरिटी नहीं थी, बाबर के पास भी अथॉरिटी जो आई है 2019 में कप्तान बना, तो 21 में जाके इंडिया के साथ जीतने के बाद बाबर को आस्ता आस्ता अथॉरिटी दी गई। तो ये हो नहीं सकता कि आज आप कैप्टन बने हैं तो आज पहले ही सीरीज के अंदर ही आप पावरफुल बन जाए, आपके पास कंट्रोल आ जाए एकदम टाइम। ये नेचुरल फिनोमेना है। आप देखें ना, रिजवान 6 मंथ पहले कैप्टन बना है, और 2 सीरीज के बाद ही वो T20 से ड्रॉप भी हो गया, टीम से ड्रॉप हो गया। अब आप क्या इस चीज को हम छोड़ देते हैं कि रिजवान की कितनी से थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, वो बनता है नहीं बनता, वो खेल कैसे रहा है। पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान है, इधर आप यू नेवर नो व्हाट विल हैपन विद यू, किसी के साथ भी, प्लेयर के साथ भी, कैप्टन के साथ भी। तो हर बंदा अपनी उसमें देखता है। और सेकेंडली मेरा मानना ये है कि जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी का भी है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने दे के छोड़ दिया, उनका पॉइंट है वो भी दे के छोड़ दे। उसको ये लेट द डिसाइड टू द पीपल, लोगों को ये करने दे, आपस में इम्पोज ना करें एक दूसरे के ऊपर। उमर के ये मेरी बात माने, ये जो मैं कह रहा हूँ वो बोले, सरफराज ये ना कि इसको वैसे मानना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने सोचा। आप दोनों, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप अपनी अपनी बात कह के छोड़ दे, लोगों को डिसाइड करने दे। यार आप डिसीजन मेकर क्यों बनते हैं? आप भी स्टार है पाकिस्तान के, आप भी स्टार है, आप तो बल्कि कैप्टन भी हैं। अपनी अपनी बात करके छोड़ दे, लोगों के अंदर इतनी समझ बूझ है। मेरा पॉइंट सिर्फ शो के अंदर ये था कि इनकी सुलह हो जाए, किसी जगह पे ये बात करके। तो मेरा बीइंग मुस्लिम कह लें या इन दोनों को एज ए फ्रेंड कह लें, मैं दोनों को पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो मेरा ये था कि म्यूचुअली कोशिश करके इनकी सुलह कह लें। सुलह तो आई एम श्योर होगी, लेकिन एक जो एक थोड़ा सा रिफ्ट आ गया, उसको जरा वो हीट को कम किया जाए और थोड़ा सा कूल ऑफ किया जाए चीजों को।
मेरा आई ये थिंक आपने बहुत अच्छा एक आई थिंक आपने बहुत एक रोल अच्छा प्ले किया एज अ ब्रिजर, बट अगेन आई थिंक कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जब एक फतेह हासिल करते हैं उसके बाद आप एक पोजीशन पे होते हैं, जो पोजीशन बाबर को एक टाइम पे जाके मिली, वो तो रिजवान को मिली ही नहीं। और हमने रिजवान की प्रेसेस में देखी कि रिजवान फोर्सफुली, यानी रिजवान अपनी जुबान तो बोलते ही नहीं थे। उसके बाद तो कैप्टन के बाद तो रिजवान में नहीं रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आपके शोल्डर पे कोई विक्ट्रीज आ जाती हैं, आप सजा लेते हैं अपने कंधों पे, फिर आपकी सेह बनती है ना, अदरवाइज कैसे बनेगी? आप तो ड्रेसिंग रूम में सेह नहीं बनेगी आपकी। तो बाबर की उस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की वजह से सेह बन गई है, और फिर वो उसने रमीज भाई ने सारी अथॉरिटी उनको दे दी। उससे पहले तो बाबर एक काम कैप्टन था, और मैं आपको ये गारंटी से बता रहा हूँ, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज चैनल में दे रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान से वो इंडिया मैच हार जाता, इट हैज बीन डिसाइडेड कि बाबर को शायद वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी हटा देना था कैप्टनसी से। ये मैं आपको गारंटी दे Exactly, that's how it happens in Pakistan. रीजन ये है कि उससे पहले जब बाबर ने 3-4 प्लेयरों को डिमांड किया था, जिसमें सरफराज था, शुएब मलिक था, और एक शायद और 1-2 प्लेयर थे जिनको ऐड किया गया था। उसकी जगह शोएब मकसूद थे, आजम खान थे, इनको निकाल के इनको डाला गया था। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग शर्जील भी था। तो 2-3 प्लेयर को निकाल के बाबर ने बोर्ड को कहा कि मुझे ये प्लेयर चाहिए वर्ल्ड कप में। तो ये इंटरनल मीटिंग में डिसाइड हो गया कि इसको जो मांगता है दे दो, और टीम में वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर हम इससे कप्तानी से भी माजरत कर लेंगे। बट लेकिन वो पाकिस्तान इंडिया से भी जीत गया, एक वो रिकॉर्ड बन गया, और आप वर्ल्ड कप में वैसे ही ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही, एक्सेप्ट के सेमीफाइनल जीता हुआ मार के। और फिर उसके बाद तो सारी जो अथॉरिटी थी, पावर थी, वो पाकिस्तान में बाबर की बल्ले बल्ले होगी, वो बाबर को मिल गई। तो आपको सरफराज भी जो कैप्टन बना, तगड़ा कप्तान बना, वो चैंपियन ट्रॉफी के बाद बना। फिर सरफराज की से कहना शुरू हुई। फिर लोगों ने कहा कि यार ये पाकिस्तान को एक ऐसा कप्तान मिला है, उसको फौरन फिर उसके बाद टेस्ट की कप्तानी मिली। उससे पहले टेस्ट की कप्तानी नहीं थी, उसके बाद नहीं मिली। आई थिंक बुरी बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, उमर को कोई बात करनी है वो बिल्कुल कर सकते हैं, नथिंग बैड अबाउट इट। सामना अगर जो सामने इंसान है, अगर उसको अपने आप को डिफेंड करना है या उसको अपनी कोई बात रखनी है, तो उसको भी पूरा हक हासिल है। होप कि ये जो कंट्रोवर्सी है, जो भी इनकी रिफ्ट है बीच में, ये सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज दे बोथ आर वेरी डियर, अच्छे इंसान है। लेकिन ऑफ कोर्स जब दिल टूटता है तो कुछ वक्त लगता है उसको जुड़ने में। सो आई होप दैट सॉर्टेड आउट सून। बट कमिंग बैक टू PSL, जनाब, tomorrow is gonna be double header between Multan Sultan Karachi Kings. Then there is going to be another match at 8 PM. लाहौर में दूसरा मैच होगा कलंदर्स वर्सेस ग्लैडिएटर्स। अब ये जो मैच है ना, कलंदर्स एंड ग्लैडिएटर्स, मैं जरा इसको लेके एक्साइटेड हूँ। आपके लिए कौन सा मैच इज मोर, क्या कहना चाहिए, who are you waiting for? Which match? नाइट वाला मैच जहाँ कलंदर आएगा, फिर उसका तो पैचअप नहीं होगा। कलंदर वाला मैच वो ऑब्वियसली दैट विल बी द ह्यूज मैच, उसी को कल का मैच क्या कल का मैच ही डिसाइड करेगा कि नंबर 3 पे कौन रहने वाला है, नंबर 2 पे कौन रहने वाला है? अभी मैचेस पड़े हैं, आई गेस ये टाइम लेगा, ये तो एंड तक जाएगा सारा मामला। मैथमेटिकली तो अभी तो मुल्तान सुल्तान भी बाहर नहीं हुई। वैसे लग रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि बाहर हो गए, बट मैथमेटिकली दे आर नॉट आउट। तो अभी तो वो भी समहाउ इन द गेम है। सो क्या होता है, लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी चलने दे थोड़ा। वो उस तरह से गेम में इन है जिस तरह से पाकिस्तान अक्सर टूर्नामेंट्स में होती है कि फलाना के XYZ हारेगा तो हमारी जगह बनेगी। बट एनीवेज, कल हम फिर, आज बहुत दिनों के बाद आए, उम्मीद करती हूँ कल हम वक्त से पहले आएंगे, डिस्कशन करेंगे। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू डिस्कस। इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट ऑल्सो वी हैवंट डिस्कस। बांग्लादेश पाकिस्तान की जो 5 T20 है उसको भी डिस्कस करना है। जो र्यूमर्स आ रहे हैं कि 4-5 लड़के शायद उसमें इंक्लूड हो जाए, आई थिंक कल इस पे बात करेंगे। इरफान, थैंक यू एंड आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।